गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, आफ्टरनून है ना। इवनिंग के लिए बस थोड़ा समय बाकी है, उसके बाद इवनिंग भी हो जाएगी। ओके। थोड़ा सा लेट हो गया मैसेज करने के लिए आप लोगों को, लेकिन क्या आई बिलीव मैसेज सभी तक पहुंच गया होगा। तो ओके, मुकेश इज सेइंग CRV आर नॉट शोइंग इन ऐप, प्लीज शेयर द लिंक। ओके, दिखाई नहीं दे रहा ऐप में। ओके ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे आप लोग ग्रुप में। हाँ, दिखता नहीं है। पासकोड भी डाल दिया मैंने। ओके, थैंक यू रेगू जी। चलो, सो ओके, so shall we start? Okay, so let us begin with the subject of corporate restructuring, valuation and insolvency. So अब वैसे तो आपके पूरे CS प्रोफेशनल की कोर्स में ऐसा कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट तो है नहीं एक्सेप्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल टच है। सो इसको हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करके भी पढ़ना रादर पढ़ सकते हैं। सो मॉड्यूल 2 में आपका टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। 3 में से एक्चुअली 2 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। ये सब्जेक्ट आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। दुष्यंत सर ने एक पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया, और ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी का सब्जेक्ट अभी अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, ठीक है, चलो। सो पेपर 6 ऑफ न्यू सिलेबस, it includes the subject corporate restructuring, valuation and insolvency, which consist of 2 parts. इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। सो रादर वैसे 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से हम कह सकते हैं। एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक वैल्यूएशन, और तीसरा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विच इज जस्ट फॉर 40 मार्क्स, वैल्यूएशन विच इज जस्ट फॉर 20 मार्क्स। तो वी कैन से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन टेकन टुगेदर इज फॉर 60 मार्क्स। इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप 40 मार्क्स का है। इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप विल बी टेकन केयर बाय अक्षय सर, ठीक है। सो जो आपका ऑलरेडी चल रहा है या शायद कुछ हद तक हो भी गया होगा। ओके, सो आईबीसी का इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप का एक फायदा ये भी है आपको कि वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आईबीसी का, उससे मेल खाता है। तो
इसलिए वो सब्जेक्ट यानी ये जो 40 मार्क्स का पार्ट है, ठीक है, वो पढ़ना आपके लिए ईजी है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और वैल्यूएशन डिफिकल्ट है, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, पढ़ने में मजा आएगा। सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, वैल्यूएशन 20 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। वैल्यूएशन में न्यूमेरिकल्स आता है, तो 20 मार्क का न्यूमेरिकल आपको आने वाला है। बीच में क्या था, कुछ सालों तक यानी पिछले 3-4 साल, मतलब सिलेबस जब बदला था इंस्टीट्यूट ने, तो उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते थे। न्यूमेरिकल्स उसके पहले वाले 2017 से पहले वाले कोर्स में ये वैल्यूएशन सेपरेटली 20 मार्क के लिए उसका वेटेज दिया था, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछते थे। उसका सेम रेप्लिका अभी 2022 के सिलेबस में किया गया। तो 2022 में वैल्यूएशन आपको 20 मार्क के लिए आएगा, इट इज़ ए ब्लेसिंग। तो मान के चलना ये 20 मार्क अपने हक के है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के थियरी के 40 मार्क में आपको नंबर नहीं आते, लेकिन वहाँ पे थियरी लिखना है, तो थियरी में ना इंस्टीट्यूट को बाय डिफॉल्ट उनको एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि पूरा मार्क्स ना दे। तो हो सकता है 40 में से, ठीक है, गई गुजरी हालत में 50%, मतलब 20 मार्क तो मिलते ही मिलते हैं, और ये 20 में से 20 लाने ही लाने। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और वैल्यूएशन मिलकर अपने को 60 में से 40 नंबर मिनिमम लाने ही लाने। इसमें 40 नंबर आ जाते हैं तो सीआरआई वाली सब्जेक्ट में आपका एग्जाम्शन पक्का है। ओके, चलो, सो शैल वी स्टार्ट? Okay, so I believe the voice, audio, video, everything is neat and clear. Okay, so corporate restructuring 40 marks का जो आप पढ़ोगे उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा एक्विजिशन ऑफ कंपनी बिजनेस, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन की प्रोसेस, देन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इन्वॉल्व होता है मर्जर और एमलगमेशन में, देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है AS 14 के मुताबिक अकाउंटिंग कैसे होती है, एज वेल एज इंडियन अकाउंटिंग इंड AS एज वेल एज IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पढ़ेंगे। देन कॉम्बिनेशंस के लिए क्या क्या प्रावधान है वो पढ़ेंगे। रेगुलेटरी अप्रूवल्स कौन से चाहिए होते हैं। देन इंडिया का जो बिजनेस रैंकिंग है वो बढ़ाने के लिए देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर्स व्हिच वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसके बारे में भी एक चैप्टर है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर नाम का और एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये 11 चैप्टर बहुत ही जबरदस्त टाइप के चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताना आपको, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो सबसे पहले तो रीस्ट्रक्चर, ये शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीस्ट्रक्चर? ओके, अपार्ट फ्रॉम रेखू, अर्जुन जी, मुकेश जी, सदिया जी एंड यशस्विनी जी, ठीक है, आप लोग भी आई बिलीव लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो कृपया पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओके, वापस से सही करना। ओके, चलो, सो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आप सही समझ रहे हो। देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं और वो रिपीटेडली करते रहता है, कई सालों तक करते रहता है, तो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस होने की वजह से, जैसे पढ़ाई, अगर कई सालों से पढ़ाई कर रहे हो, या जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में गलती से आपको 2-3 अटेम्प्ट लग गए होंगे, तो पहली अटेम्प्ट देने के बाद जब दूसरी अटेम्प्ट के लिए हम फिर से वही सिलेबस अगर पढ़ते हैं, तो क्या उतना मजा आता है जितना पहली बार में मजा आया था? बिल्कुल नहीं। मतलब नेक्स्ट सेकंड या थर्ड टाइम जब हम पढ़ते हैं तो बस पास होने के लिए पढ़ना है करके हम पढ़ते हैं। जब फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई के वक्त मजा ही कुछ अलग रहता है। मतलब वहां पे नॉलेज गेन करना है, नई चीजें समझ रही है, मतलब वो मजा ही अलग आता है ना। वैसे ही बिजनेसमैन का होता है, सेम हालत बिजनेसमैन की होती है। अब वो बिजनेसमैन फुल एक्साइटमेंट में होता है जब उसको बिजनेस शुरू करना होता है, या बिजनेस के जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं ना, वो बहुत ही मजेदार होते हैं। ओके, और जैसे इसका बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद उसको लगता है यार क्या हर साल मैं वही प्रोडक्ट बनाता हूँ, वही बेचता हूँ, वही एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे चलती है, तो वो जो बिजनेसमैन है उसके लिए बिजनेस मोनोटोनस हो जाता है। और कंज्यूमर के लिए भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर करके ना उसको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाता है। और वो जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो जबरदस्त टाइप से वर्क करता है, ठीक है। जो बोलते कस्टमर क्या होता है, वो बार बार वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने का, तो वो भी पक जाता है, बोलता है यार मैंने ये प्रोडक्ट बहुत बार कंज्यूम कर लिया है, अब मुझे कुछ तो नया चाहिए, ठीक है। सो जब कस्टमर के मन में ये विचार आता है मुझे कुछ तो अब नया चाहिए,
और एट द सेम टाइम बिजनेसमैन जो होता है वो बोलता है यार मैं वही प्रोडक्ट बना के थक गया हूं, ठीक है, तो इसके लिए जब वो वही प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए उसका स्कोप खत्म हो जाता है। और इस वजह से बिजनेस की साइकिल जो होती है, बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस होता है, जैसे ग्रोइंग स्टेज, स्टेबिलिटी, ठीक है, सो ग्रोथ होता है, स्टेबिलिटी होता है, और उसके बाद डिक्लाइन का स्टेज आता है। तो जब स्टेबिलिटी वाली स्टेज में आ जाता है तो उसके सब्सिक्वेंट वाली स्टेज होती है डिक्लाइन की, ठीक है। सो कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस की लाइफ साइकिल अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, तो लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार से होती है। पहले बिजनेस शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होता है, ग्रोथ होती है, और उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन कुछ सालों तक रहता है, और उसके बाद बिजनेस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब हर एक बिजनेस को इन स्टेजेस से पास होना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, ये आपकी ग्रोथ की स्टेज है, ठीक है, ये आपकी स्टेबिलिटी वाली स्टेज है, और ये डिक्लाइन वाली स्टेज है। अब इन स्टेजेस के थ्रू हर एक बिजनेस को पास होना पड़ता है। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी बिजनेस एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। जैसे कि कई सारे पुराने बिजनेसेस आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल भी मैंने अलग अलग लेक्चर्स में आपको दिए। नोकिया देखो कितना पॉपुलर बिजनेस था, ठीक है, सो एक जमाना इसमें बहुत जबरदस्त चला ये नोकिया। कोडैक का जमाना था, एम्बेसडर गाड़ी का जमाना था, ठीक है, देन हमारा बजाज स्कूटर का जमाना हुआ करता था, लैंडलाइन का जमाना हुआ करता था, ठीक है। सो ये जो बिजनेसेस थे एक जमाने में बहुत प्रीमियम पे चले हैं। फिल्म एक्टर एक्ट्रेस का देख लो इनकी लाइफ साइकिल। एक जमाने में कोई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस बहुत जबरदस्त उसकी हिट पे हिट फिल्म चलती थी, आज लोग उन फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये स्टेजेस सभी के लाइफ में आती है, बिजनेस के भी लाइफ में ही आती है। तो अगर आपको आपके बिजनेस की लॉन्गेटिविटी बढ़ानी है, इन स्टेजेस को, डिक्लाइन की स्टेजेस से बचना है, मतलब ग्रोथ पे फिर से लाना है, स्टेबिलिटी से फिर से ग्रोथ पे लेके जाना है, ठीक है, या ग्रोथ से और आगे बढ़ाना है, या डिक्लाइन से फिर से ग्रोथ की ओर लेके जाना है, तो ऐसे केस में बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ धमाकेदार करना होता है। और उस धमाकेदार चीज को अपन कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। Restructuring brings in change in life cycle of the business. The term restructure itself means extending the life of business. एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूं, लॉ गया मतलब साइड में रख देते हैं इसको, ठीक है। एकदम रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे की वजह, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग आपको आगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो आई बिलीव यहां तक समझा रीस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जा रहा है। अब रीस्ट्रक्चरिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब परिवर्तन करना है, अपने को ऐसा कुछ करना है कि जिसके वजह से अपना बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से अपना बिजनेस डूबना नहीं चाहिए, या जो स्टेबिलिटी आ चुकी है, या जो ग्रोथ, अब डिमिनिशिंग ग्रोथ भी होती है कुछ कुछ बिजनेसेस में। डिक्लाइनिंग ग्रोथ या डिमिनिशिंग ग्रोथ का मतलब बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन जिस रेट से या जिस पेस से ग्रो होना चाहिए उस पेस से ग्रो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में रीस्ट्रक्चरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज अंडर द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इटसेल्फ। बढ़िया सा एग्जांपल है, कहीं और या किसी बिजनेस का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब आप खुद ऐसे फेज में हो, ठीक है, इंडिया की ऐसी फेज में हो जहां पे इंडिया इज अंडर रिस्ट्रक्चरिंग। देखो इंडिया के 10-15 साल पहले, 1-2 डिकेड पहले का इंडिया और आज का इंडिया, क्या इसमें फर्क है। आपने 5 साल पहले देखा हुआ इंडिया और आपने आज जो इंडिया देख रहे हो, 10 साल पहले देखा हुआ इंडिया और आज देखे हुए इंडिया में फर्क महसूस हो रहा है। यस, तो रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से आती है डेवलपमेंट। ऑटोमेटिकली अगर आप रिस्ट्रक्चर कर देते हो तो यू डेवलप, ठीक है। सो अब पहले टॉपिक में आपको यही समझाया गया है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपको यह समझाया गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और उसके अलग अलग तरीके क्या है, मतलब खुद को रीबूस्ट करने के तरीके क्या क्या है, तौर तरीके क्या क्या है, ओके। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ कंपनी और बिजनेसेस। एक्विजिशन मतलब अब रिस्ट्रक्चरिंग का वन ऑफ द तरीका ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज टू अक्वायर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी का एग्जांपल हम देते हैं, वैसे कई सारे कॉर्पोरेट्स का आपको एग्जांपल पूरे रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हजारों एग्जांपल अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो अब जैसे आईटीसी का अगर अपन एग्जांपल ले तो आईटीसी जो ब्रिटिश कंपनी थी,
ठीक है। सो ब्रिटिश टोबैको कॉरपोरेशन जो थी पहले, उसके बाद वो आईटीसी बन गई, ठीक है। सो ये इसका काम ही था सिगारेट, तंबाकू सिगारेट बना बना के बेचना, ओके। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया से निकल गए, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि जो नया इंडिया है वो न केवल ग्रोथ चाहता है बल्कि ह्यूमन सेफ्टी भी चाहता है, इसलिए प्रतिबंध लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए, और ये टोबैको सिगरेट अल्कोहल वाला फील्ड जो है वो रेगुलेट किया गया। आईटीसी को समझ में आ गया कि अगर कोई भी बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है या रेगुलेशन आ जाता है तो उस बिजनेस का ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है। मतलब इस बात को ऐसा समझे, अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई लिखाई का और अपना करियर चुनने का पूरा फ्रीडम दे देते हैं, तो आप कौन सा करियर चुनेंगे? बताइए ना, कौन सा करियर चुनेंगे? ठीक है, जिसमें पगार पानी ज्यादा है या जो आपको पसंद आता है? एग्जैक्टली हाँ, कमाना तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो अपने को पसंद आता है, जिसमें अपनी रुचि है, ठीक है, जिसमें अपन आगे जाके कुछ कर सकते हैं ऐसा अपने को लगता है, वही, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका करियर जो है, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड मतलब आपके माँ बाप कंट्रोल करते हैं, बेटा 10th स्टैंडर्ड पास होना है, 10th के बाद कॉमर्स लेना है, कॉमर्स में तूने सीए ही करना है, तूने सीएस ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा तू, ठीक है। सो फिर अब कहीं ना कहीं अगर ऐसा पढ़ाई कर तक तूने ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और खास करके आपके पेरेंट्स जो है प्रोफेशनल हैं और वो अगर इसमें से कोई फील कर चुके हैं, हर एक चीज पे अगर मतलब पैम्परिंग तो ही है, पैम्परिंग के अलावा हर एक चीज में नोक जोक टोक कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, फ्रीडम आपका कम हो गया, तो क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा? वही होता है रेगुलेटेड कंपनीज के साथ। मतलब आईटीसी ने प्रोडक्ट कितने में बेचना है भाई, प्राइस भी हम तय करेंगे, आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर का वैट का रेट भी हम तय करेंगे, आपके हम ये भी बताएंगे कि आपने जब प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है तो उसमें स्पेसिफिकली लिखना है दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे कैंसर होगा, ठीक है। सो ये सारी चित्र वहां पे हम जो बताएंगे, विचित्र चित्र आपने आपके सिगरेट के बॉक्स पे चिपकाना है ताकि पीते वक्त लोगों को देख के वो प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा ना हो, ठीक है। सो अब बताइए, ये इतने सारे रेगुलेशन अगर आपके बिजनेस पे लगा है गवर्नमेंट ने, तो वो बिजनेस ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ग्रो हो रहा है वो बात अलग है ठीक है, लेकिन अगर ऐसा, सिगरेट का मैंने बस एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रेगुलेशन किसी भी बिजनेस पे आ जाता है, यानी कोई बिजनेस अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर देता है तो उस पर लिमिटेशंस आ जाते हैं। हाँ, आईटीसी ने, यही तो मैं थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ 1970s 80s की। तो जब आईटीसी को ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर अपनी पकड़ जो है ना पूरी बना रहा है, रेगुलेशन ला रहा है, तो आईटीसी ने दिमाग लगाया भाई अपन अगर रेगुलेटेड सेक्टर में रहेंगे तो अपन ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आईटीसी ने क्या किया, तुरंत डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, ठीक है। 80s 90s के बाद आईटीसी ने दिमाग लगाना शुरू किया, डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया, स्टेशनरी में आ गया, सॉफ्टवेयर में आ गया, हॉस्पिटैलिटी में आ गया, ठीक है। सो धीरे धीरे अलग अलग एफएमसीजी में आ गया, धीरे धीरे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग बिजनेसेस में आ गया, इतने सारे वर्टिकल शुरू कर दिए, और आईटीसी का क्या है स्थिति आज वो आप सभी के सामने, एंड इट इज ओनली एन, एग्जैक्टली वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टेड कंपनी, कैश रिच कंपनी, इतना कैश रिजर्व किसी के पास नहीं है। सो बहुत सारी जबरदस्त, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं इनके सारी चीजें आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा यहाँ पे लेक्चर में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके अलावा रिलायंस का एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, इट वाज नोन फॉर इट्स पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ये जाने जाते थे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि आने वाले 5-10 साल में, ठीक है, गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन डिस्करेज करेगी, ठीक है। और जो होना शुरू होने वाला है, आप सभी लोग देख रहे हो कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता या अलग अलग मेट्रो सिटीज में जो पोल्यूशन का स्तर है, एयर पोल्यूशन का, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत खराब होते जा रहा है। तो एक समय आएगा जहां पे पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स बैन करनी ही पड़ेगी, अगर आपको जीना है तो आपको ये व्हीकल्स का यूसेज कम करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्रीज तो बंद नहीं कर सकते, तो व्हीकल बंद, तो ऑन द सेम लाइन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंजम्पशन या सेल शुरू हो गया तो पेट्रोल डीजल का खपत कम हो जाएगा। रिलायंस को ये समझ आ गई, 5 साल पहले रिलायंस ने, 5-7-10 साल पहले रिलायंस ने जियो टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री कर दी, ठीक है, और टेलीकॉम बिजनेस सब्सटेंशियल
रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू को का कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम बिजनेस से आता है। तो ऑल दिस आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। नॉट ओनली दैट, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड होगा, जंगल में भी रेंज आएगी, ओके। सो ये सारी चीजें होगी अभी, ठीक है। मतलब आप देखेंगे, हम पता नहीं अभी, हम तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने में हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन आप लोग जेन जी हो, जेन एक्स हो, ठीक है। सो आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे और ये सारी चीजों को आप एडजस्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा डेवलपमेंट आने वाले सालों में होने वाला है। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजीज विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ बिजनेसेस। रिलायंस ने कई सारे बिजनेसेस को एक्वायर किया। एक्वायरिंग बिजनेस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो जब भी आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो रिस्ट्रक्चरिंग करते वक्त यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्ले वेरी वाइटल रोल, ठीक है। सो आपका रोल बहुत जबरदस्त टाइप का होता है, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग में बिजनेसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वर्टिकल्स दे कम टुगेदर, ठीक है। जिन बिजनेसेस के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लॉज एप्लीकेबल है, अगर वो एक साथ आते हैं या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर लेता है, बिजनेसेस मर्ज हो जाते हैं, एक बिजनेस क्लोज करके नया बिजनेस शुरू करते हो, किसी भी प्रकार की इंटरनल एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग आप करते हो, तो ऐसे केस में मल्टीपल लॉज इन्वॉल्व होते हैं और हर एक लॉ का कंप्लायंस जरूरी होता है, और वो कंप्लायंस करने के लिए देयर इज नो अदर प्रोफेशनल अदर देन ए कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सो इसके लिए आपका ये सबसे जबरदस्त टाइप का फील्ड है। मतलब अगर इफ आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू एज ए स्टूडेंट, और स्टूडेंट की लाइफ खत्म करने के बाद अगर मुझे मौका मिलता, तो मैंने ये फील्ड को मेरा एक ऑप्शन करके रखा था। रादर मेरा एक सपना था कि यहाँ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में की फील्ड में जाओ और इसमें कुछ करो। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक केस नहीं आती है, हर एक क्लाइंट एक नया चैलेंज लेके आता है, ठीक है। सो अगर आपको मौका मिलता है, और आपको उसमें रुचि होनी जरूरी है, क्योंकि ये काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है रिस्ट्रक्चरिंग का, कई सारे लॉज इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का और लॉस का, तीनों का जबरदस्त नॉलेज होना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें आप जितना पैसा, क्यों इसके फीस में ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है कि इसका कोई स्टैंडर्ड फीस है। ये काम का जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न फाइल करने का स्टैंडर्ड फीस हो सकता है, टैक्स ऑडिट का स्टैंडर्ड फीस हो सकता है, सेक्रेटरी ऑडिट का, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के काम का कोई स्टैंडर्ड फीस ही नहीं है, जो आप फीस बताएंगे वही फीस है, ठीक है। सो लोग इसमें जबरदस्त छपाई भी करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके वक्त प्लानिंग करना पड़ता है और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त। तो एक टॉपिक में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है, बस वही सिखाया गया है आपको। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन की प्रोसेस कैसे होती है, वो एक टॉपिक में बताया गया है। मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है। सो वो आपको एक टॉपिक में बताया गया। देन मर्जर एंड अमालगमेशन के डॉक्यूमेंटेशन कौन से जरूरी है, ठीक है। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, ठीक है। वो सारी चीजें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, इसमें चिंता मत करो, आपको कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज दिया गया है, ताकि जब भी आप ये स्कीम्स ड्राफ्ट करोगे, और ड्राफ्ट करते वक्त जहाँ पे अकाउंटिंग के पैराग्राफ्स आते हैं, तो अकाउंटिंग के पैराग्राफ में ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए, और उस अकाउंटिंग का इम्पैक्ट कैसे होता है वैल्यूएशन पे, ये समझने के लिए आपको ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह नहीं पास करनी है। सर आईबीसी में भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइप्स के बारे में दिया हुआ है, दैट इज रियली ग्रेट एकता जी। तो अब मेरे से भी पढ़ेंगे और अक्षय सर से भी पढ़ेंगे, ओके। टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी, क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कोई टैक्सेशन इंप्लीकेशन होता है? किस पे होता है, कंपनी पे, शेयर होल्डर्स पे? दोनों पे भी होता है। देखो, शेयर होल्डर को ना पुरानी कंपनी के शेयर्स के बदले नई कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, दैट अमाउंट्स टू ट्रांसफर। कैपिटल गेन अगर थोड़ा बहुत याद है तो, हाँ, तो इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो इनके लिए भी इंपैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी अपनी एसेट्स दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो उसमें कुछ मूवेबल एसेट्स होती है, कुछ इमूवेबल एसेट होती है। इमूवेबल एसेट की केस में जब भी देयर इज चेंज इन ओनरशिप, तो स्टैम्प ड्यूटी आता है। तो कई सारी कंपनियों का क्या होता है, जब वो अमालगमेशन करने का डिसाइड करती है, मर्जर का या एब्जॉर्प्शन का डिसीजन लेती है, और उसमें जब वो कंसिडरेशन डिसाइड करते हैं ना, तो कई बार वो टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन इग्नोर कर देते हैं। या अगर पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, एक्विजिशन अमालगमेशन हो रहा है ना, तो उनको ये पता नहीं होता भाई इसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है,
और वो एक्विजिशन होने के बाद जब टैक्स अथॉरिटीज के नोटिस आते हैं और उसमें बहुत बड़े अमाउंट का कैपिटल गेन आ जाता है ना, तो उनको पता चलता है यार मैंने जो कंसिडरेशन चार्ज किया था इसमें से मैक्सिमम कंसिडरेशन तो टैक्स पे करने के लिए जाएगा, तो मुझे ये परवड़ा ही नहीं रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद नहीं, बल्कि रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेशन का इंपैक्ट कंसिडर करना चाहिए, तो उसके लिए एक टॉपिक है। उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एक्ट भी आ जाता है आपका, मर्जर अमालगमेशन एक्विजिशंस में कॉम्पिटिशन एक्ट आता है, और कॉम्पिटिशन एक्ट के चलते कई बार मर्जर्स एक्विजिशंस रोकने पड़ते हैं, ठीक है। सो उसके रेगुलेशंस क्या है वो आप पढ़ोगे। देन कौन कौन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आएगा जब कंपनीज का शेयर एक्सचेंज स्वाइप वगैरह होता है, ठीक है। सो सीकरा की भी प्रोविजंस आपके आते हैं, ठीक है। सो सेबी के गाइडलाइंस पढ़ेंगे हम इसमें, सीकरा की प्रोविजंस पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो कई सारी प्रोविजंस आप इसमें पढ़ोगे, ओके। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में फेमा की प्रोविजंस आप पढ़ोगे, ठीक है। सो मल्टीपल लॉज आते हैं, ओके। आपको जो जो जितने लॉज पता है वो तो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ना इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज भी देखनी पड़ती है, ठीक है। कई सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करना होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट की और उनकी गवर्नमेंट की क्या फॉरेन ट्रीटीज है वो ट्रीटीज भी आपको रेफर करनी पड़ती है। एक छोटा छोटा क्लॉज भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें आगे निकलने के बाद अगर किसी भी रेगुलेटर के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया ना, तो पूरा स्कीम रुक जाता है, और एक बार दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी का कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो जाता है ना, तो फिर कहानी खत्म, ठीक है। द पूरा स्कीम गेट्स कैंसल्ड। तो इसके लिए वी एज ए प्रोफेशनल अपना दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ता है, ओके। अब इंडिया में ना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा समय जाता था, इसलिए फास्ट ट्रैक मर्जर का केस कंसेप्ट लाया। तो फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है चैप्टर टाइम में पढ़ेंगे, और क्रॉस बॉर्डर मर्जर भी पढ़ेंगे। वैल्यूएशन में, ठीक है, वैल्यूएशन के केवल 2 टॉपिक्स हैं, 20 मार्क के लिए सबसे ज्यादा पड़ता है, 40 मार्क के लिए यहाँ पे 11 टॉपिक हम पढ़ेंगे, और 20 मार्क के लिए यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड एसेट्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें, ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है और वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड्स क्या है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स हम इन 2 टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब थियरी भी पढ़ाऊंगा, वैल्यूएशन की मेथड्स भी पढ़ाऊंगा और कैलकुलेशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। शैल वी स्टार्ट? चलो, लेट अस बिगिन विद द कांसेप्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? अब रीस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ओके। Okay. What do you mean by the term structure? Change in structure means what do they exactly mean to say? This is the definition. Restructuring में मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव लाने का। क्यों बदलाव लाने का स्ट्रक्चर में? क्योंकि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो इसमें 2 शब्द अहम है, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में अपन करेंगे चिंतन और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो, स्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे बताएंगे, स्ट्रक्चर इस शब्द का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर मतलब ओनरशिप के कॉम्पोजिशन में चेंज करने का, स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस के डिपार्टमेंट्स में चेंज लाने का, चेंज इन स्ट्रक्चर मतलब प्रोडक्ट में चेंज लाने का, चेंज इन स्ट्रक्चर मतलब फैक्ट्री लोकेशन बदलने का, चेंज इन स्ट्रक्चर मतलब जो प्लेस मार्केट प्लेस बदलने का, मतलब एक लोकेशन से शिफ्ट होकर दूसरे लोकेशन पे जाने का। चेंज इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, चलो, एक है स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी डेट इक्विटी मिक्स में चेंज, ओके। और गेस, ओके, कुछ बिजनेसेस को डीमर्ज करने का, जैसे वेदांता कर रहा है। वेदांता के कई सारे बिजनेसेस हैं, जिंक बनाता है, सिल्वर बनाता है, आयरन बनाता है, कोयला बनाता है। तो हर एक बिजनेस को अलग करो, जिंक को अलग करो, सिल्वर को अलग करो, कोयले को अलग करो, ओके फाइन। और मर्जर अमालगमेशन एकता देवी का कहना है। और बताओ बताओ,
चलो मैं बता देता हूं स्ट्रक्चर का मतलब क्या। स्ट्रक्चर का मतलब तीन चीजें आती हैं। इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस। इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर मीन्स what all things amount to change in structure. First, any act done by the business to increase its efficiency amounts to changing structure. What do you mean by increasing efficiency? Yes, efficiency मतलब हर एक बिजनेस, ओके, हर एक बिजनेस का अल्टीमेट बिजनेस करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रनिंग द बिजनेस? एग्जैक्टली, कॉमन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाने का, बस। ओके फाइन। सो अब प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? क्या कर सकता है बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? यस, अभी वो गुड्स बना के बेच रहा है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट बढ़ाने की बात चल रही है, कमाने की नहीं। कमा तो आप रहे ही हो, आप गुड्स सर्विसेज बना के बेच रहे हो। कॉस्ट कट करना है, यस वेरी गुड, तो कॉस्ट कट कर सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग में क्या हो सकता है? जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनके वो बंद कर सकते हैं और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स को ऑपरेटिव रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा कॉस्ट कटिंग के अलावा प्रॉफिट, यस, दूसरा आप नए, हाँ, आप नए प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर सकते हो। देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना के आप बेच ही रहे हो, उससे आप कमा ही रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपने क्या करना चाहिए? फिर आप नए प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार ऐसा देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ पे देखा होगा, कोई चाय का एक छोटा सा टेबल लेके एक कोई बंदा कहीं कॉर्नर पे खड़ा होता है, रास्ते की कॉर्नर में टेबल लेता है, उसके ऊपर अपना गैस स्टोव रखता है, ठीक है, और वहाँ से वो चाय बना के पिलाना शुरू करता है। अब उसकी चाय की टेस्ट इतनी ज़बरदस्त होती है कि धीरे धीरे वो पॉपुलर होता है, और पॉपुलर होकर वो कई सारे लोगों को चाय पिलाता है। अब कई सारे लोगों को चाय पिलाने के बाद वो इतना फेमस हो जाता है कि चाय के बाद वो कॉफ़ी भी बेचना शुरू करता है, और बाद में आप देखते हो वो क्रीम रोल वहाँ पे रखता है, बिस्किट्स रखता है, ठीक है। सो है ना, देखा है आपने ऐसा कभी? ओके, और धीरे धीरे बाद में वो चाय रोल, क्रीम रोल, क्रीम रोल बिस्किट्स के अलावा फिर धीरे धीरे वो वेफर्स रखना शुरू करता है, ठीक है, थोड़ा छोटे मोटे स्नैक्स रखना शुरू करता है, और बाद में कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वहाँ पे तो नाश्ता सेंटर शुरू हो गया। वो इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, पोहा सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। ओके, सो एकदम स्मॉल स्केल पे, वेदर ही इज इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ हिज बिजनेस, दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? कोई भी चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इफिशियंसी। तो इसका एक रिसेंट एग्जांपल, मतलब रिसेंट मतलब 1 साल पुराना हो गया अभी है, वोल्टास ने 100 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। वोल्टास आप जानते हो क्या बनाता है? वोल्टास कई सारे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाता है, एयर कंडीशनर्स बनाता है, ठीक है। देन वोल्टास के रेफ्रिजरेटर्स भी आई बिलीव, है ना। ओके, सो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वोल्टास बनाता है। अब आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडिया में बनके बिकते हैं उनके मैक्सिमम पार्ट्स आते कहाँ से हैं? ओके, और आपको ये भी पता होगा पिछले 2-3 सालों में चाइना और इंडिया का अनबन, वैसे चाइना और इंडिया का अनबन तो कई सालों से है, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में चाइना और इंडिया का अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिलेटिंग टू बॉर्डर इश्यूज। हाँ, यस, तो वो बॉर्डर इशू को चलते, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी अलग, उनकी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसीज अलग है, तो हाँ बहुत एग्रेसिव है इंडिया के खिलाफ, बेवजह एग्रेशन है, मतलब इंडिया ने उनका कुछ किया भी नहीं है तो भी इंडिया के खिलाफ रहते हैं, वो पता नहीं क्यों ही, मतलब उनका अलग ही है। तो अब इंडिया फिर, लेकिन इंडिया ने हमेशा अच्छे टर्म्स रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट हम कई सारे प्रोडक्ट्स चाइना के कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो वी इंडियंस knowingly consume Chinese product, yes or no? ओके, कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते वक्त चाइना के प्रति हमारी गलत भावना होती है क्या? अभी होती है, लेकिन पहले
अभी अभी वो हुआ है, लेकिन पहले एक जमाना हुआ करता था चाइनीज प्रोडक्ट, हाँ लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते थे, सस्ते में मिलते थे, तो कुछ गलत भावना नहीं थी। लेकिन अभी अभी वो हो गया क्योंकि चाइना ने बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट की है, तो कहीं ना कहीं इंडियन कंज्यूमर्स को भी अभी लगने लगा है यार हम चाइना का प्रोडक्ट खरीद के चाइना को रिच अमीर बना रहे हैं, और चाइना उसका इस्तेमाल आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीद के इंडिया के बॉर्डर पे अपने सोल्जर्स को परेशान करने के लिए कर रहा है, तो क्यों हम ये चाइनीज प्रोडक्ट खरीदें। कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार आने लगा, और इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के कई सारे कॉरपोरेट्स ने जो प्रोडक्ट वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे उसका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया। ठीक है, जैसे विचार अपने मन में आता है ना, वैसे ही विचार कॉर्पोरेट्स के मन में भी आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स इंडिया में जब बिजनेस करता है, और इंडियन कॉर्पोरेट जब इंडिया में बिजनेस करता है, तो उसको पता है कि मेरा जो भी बिजनेस है इन इंडियंस की वजह से है, इन देशवासियों की वजह से है। ठीक है, ये है इसलिए मैं हूं, ओके, और इनकी हिफाजत करना मेरा दायित्व है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चाइना को जो इंक्रीजिंग मोनोपोली है वो रिड्यूस करना became the common objective of not only the government, not only the citizens of the company, but also the corporates. And most क्या क्या वोल्टास, एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने, टाटाज, महिंद्राज, अंबानीज, ठीक है, या कई सारे गोदरेज का भी, बजाज का भी, बजाज ग्रुप का भी, कई सारे कॉर्पोरेट्स ने कहीं ना कहीं दे हैव टेकन मेजर्स टू एंश्योर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट not only Indian companies, most of the foreign companies also, they are viewing India as a manufacturing destination. Recent example, Apple का manufacturing चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गया, मतलब वहां पे भी चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी उन्होंने, इंडिया का पहले उनका मन नहीं था इतना, लेकिन अभी उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल रिटेल आउटलेट्स, ठीक है, आपकी MG हेक्टर, ओके, देन किया, हाँ वो चाइनीज का, ठीक है, देन ये MG हेक्टर और किया जो इंडियन मार्केट्स में प्रीडोमिनेंट हो रही थी, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये इंडियन मार्केट में आके डिस्टर्ब कर सकती थी, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज इस प्रकार से बनाई गई। ठीक है, और कॉर्पोरेट्स को इनकरेज किया गया, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटाज, इनकी गाड़ियां इस प्रकार से बनने लगी कि लोगों की उनके ऊपर, मारुति इनफैक्ट, ठीक है, इसमें लोगों की रुचि बढ़ गई, अपने आप से ही रुचि बढ़ गई है। ठीक है, सो ये सारा जो चेंज है वो हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट्स के बीच में हुआ। तो वोल्टास ने क्या किया, 100 एकर्स लैंड एक्वायरी किया है। क्यों वो लैंड एक्वायरी किया, कि ये जो रेफ्रिजरेटर्स है इसके 90% ऑफ द पार्ट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, दे आर असेंबल्ड इन इंडिया। किसी भी कंपनी का हो, नॉट ओनली वोल्टास, कोई भी कंपनी अगर रेफ्रिजरेटर्स देन वाटर प्यूरिफायर्स बना के आपको बेच रही है ना, वो वाटर प्यूरिफायर या वो जो रेफ्रिजरेटर में पार्ट है उसमें से 90% पार्ट मेड इन चाइना होता है, इंडिया में आके सिर्फ असेंबल करके ये कंपनियां बेचती है। तो ये रोकने के लिए उन्होंने लैंड एक्वायर की, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा भी पार्ट्स का, वो पार्ट्स हम वहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अ पॉलिसी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है, ओके, देन इंक्रीज इन मार्केट शेयर, रेवेन्यू या प्रॉफिट्स। इंक्रीज इन मार्केट शेयर के एग्जांपल VI, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल था, अंबानीज आ गए, जियो आ गया टेलीकॉम सेगमेंट में। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया जो दो अलग अलग कंपनी थी, इनका मार्केट शेयर कम होने वाला था, अदर कम होना शुरू हो गया, तो इनको अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए, सब्सक्राइबर बेस बनाने रखने के लिए, जो V और I अलग अलग थे वो मिलके VI बन गए। ठीक है, सो इट इज अ रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ओके, देन टू अडाप्ट टू चेंजिंग मार्केट्स। ठीक है, जैसे नोकिया का एग्जांपल है इसमें, नोकिया वो टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं बनाती थी, उनका क्वार्टर कीपैड वाला मोबाइल था। ठीक है, लेकिन पता चल गया कि मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब टच स्क्रीन वाला मोबाइल लोगों को पसंद है। ठीक है, सो यस, तो वो भी आ गए वो टच स्क्रीन वाले कॉन्सेप्ट में। तो टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट नेसेसिटीज यू नीड टू रिस्ट्रक्चर योरसेल्फ। तो व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस? Changing structure means taking such action which will either increase the efficiency or increase the market share, revenue, profits, or that will result into adapting to the changing market. ठीक है, मतलब बहुत बार आपको, यानी चेंज के डिसीजन दो टाइप के होते हैं, एक तो आप खुद से बदलो, नहीं तो मार्केट आपको बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CS कोर्स करते करते ये तो पता चला होगा, एक तो हमने खुद ने पढ़ाई करनी है,
नहीं तो इंस्टीट्यूट अपने ऊपर ऐसी स्थिति लाएगी जहां पे अपने को पढ़ाई करने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है, सो रिस्ट्रक्चरिंग भी वैसे होता है बिजनेस में, एक तो आप खुद बदलो, नहीं तो मार्केट आपको बदलने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, नोकिया के साथ खुद से बदलना कभी भी अच्छा है, नोकिया के साथ नोकिया खुद से नहीं बदला, नोकिया को मार्केट ने मजबूर किया बदलने के लिए। ओके, सो जब मार्केट आपको मजबूर करता है ना बदलने के लिए, तो फिर आपकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, सो क्यों, वो चेंज माइंडसेट में ही चेंज करना पड़ता है, पुराने माइंडसेट से निकल के नया माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो वो फोर्सफुली जब किया जाता है ना तो तकलीफ होती है। ओके चलो, रिस्ट्रक्चरिंग इस शब्द का मतलब आई बिलीव समझ में आया होगा। तो व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रक्चरिंग? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। yes, changing the structure of business में the structure can be changed in order to increase the efficiency, increase the market share, revenue, profits, या adopt, yes, okay। now the objective may be short term objective or long term objective। ठीक है, so restructuring क्या होता है? restructuring के पीछे क्या ऑब्जेक्ट, हाँ, तो ऑब्जेक्टिव उसके कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जैसे वेदांता अभी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वेदांता? नहीं पता? नहीं पता, बता। वेदांता ने कुछ फॉरेन कंट्रीज में लोन ले रखे हैं। ठीक है, फॉरेन विदेशी निवेशकों से लोन ले रखे हैं, लोन के अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब ये लोन रीपे करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। अब लोन रीपे करने में दिक्कत आ रही है तो फिर क्या करें, अब व्हाट टू डू? तो फ्रेश इशू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदेगा कौन जिसके ऊपर डेट बर्डन है? तो दिमाग ऐसे लगाया है, अपन कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब रिस्ट्रक्चरिंग में कई सारी चीजें आती है, अमालगमेशन आता है, मर्जर आता है, डीमर्जर आता है, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, सो इन्होंने क्या बिजनेस को स्प्लिट करने के लिए मतलब डीमर्ज करने का डिसाइड किया है। मतलब वेदांता में अलग अलग मेटल्स के ओर्स हैं, मैन्युफैक्चर करके सेल करने का काम किया जाता है। तो हर एक मेटल बनाने का काम एक अलग कंपनी को सौंपा जाएगा। आयरन ओर का काम अलग करेंगी, जिंक का काम अलग करेगी, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का काम अलग कंपनी करेगी, और वेदांता लिमिटेड एक अलग कंपनी रहेगी और ये बाकी कंपनीज अलग निकलेगी। ये जब बाकी कंपनीज अलग अलग से निकलेगी तो वो कंपनीज के ऊपर डेट नहीं रहेगा, वो कंपनीज फ्रेश इशू करेगी, फ्रेश इशू करके कैश रेज करेगी। ठीक है, और वो धीरे धीरे अपना डेट रीपे कर देगी। ओके, तो इस मकसद से रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। अब बताओ, इनका रिस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है या एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है डेट रीपेमेंट का? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। डेट रीपेमेंट इज नॉट, देखो कोई भी बिजनेसमैन डेट रीपे करने के लिए बिजनेस करता है क्या? प्रोफेशनल पास होना आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है? एग्जैक्टली, यू कैन नॉट मेक क्लियरिंग प्रोफेशनल एज योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, है ना? देयर हैज टू बी सम अदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ओके, सीएस बनना, सीएस बन गए, मतलब प्रोफेशनल क्लियर करने के पीछे वजह ये हो सकती है कि मुझे सीएस बनना है, लेकिन सीएस क्यों बनना है? सीएस बनने के बाद भाई कुछ करना है। ठीक है, सो क्या करना है माइट बी योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। आप क्या चाहते हो, आपकी जिंदगी से क्या चाहते हो, ये आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके लिए वैसे ही बिजनेसमैन का डेट रीपे करना इज जस्ट वन ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द बिजनेस, दैट कैन नॉट बी योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके चलो, सो रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी कैरिड आउट फॉर मीटिंग योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और फॉर मीटिंग योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कुछ कंपनियों का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होता है, रिस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सो शेयर होल्डर का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएशन करा के देना, 5, 10, 20 साल के बाद ये शेयर होल्डर ने बोलना चाहिए इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा के मैंने बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ठीक है, सो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी बननी चाहिए हमारी कंपनी, ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सो रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अपार इंडस्ट्रीज नाम सुना है आपने? अपार इंडस्ट्रीज नहीं सुना है? ओके, कुछ आइडिया इसके बिजनेस के बारे में?
ओके चलो, देखो ऐसे कई सारे आप मतलब ये सब्जेक्ट में मैं आपको एक एक कंपनी के बारे में बताते जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। आप इन बिजनेसेस के ओनर्स के बारे में पढ़िएगा, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास समय है और आप ये सारा दिमाग लगा के ये स्टडी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन कैसे होता है। बड़े बड़े लोगों का लॉन्ग, दे मेक ए विजन फॉर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, ठीक है। और किस प्रकार से सोचते हैं, जैसे अपार इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है, ठीक है, जिसका गुजरात और अलग अलग लोकेशन पे अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने अभी तो अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं। और 1950s 60s में उन्होंने, उनके मालिक जो थे उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, तो उस वक्त तो वो बिजनेस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया और आज 25,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। ये लिस्टेड कंपनी है, इनफैक्ट इसका डेटा आपको मिल जाएगा, इनके ओनर्स के बारे में भी आपको मिल जाएगा, आराम से आज के लिए आप पढ़िएगा। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्यों करता है बिजनेस, और ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो नाउ लेट अस मूव अहेड। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझने के बाद देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट इज, अब ओके, इन नटशेल द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रीस्ट्रक्चरिंग इज ग्रोथ। हाँ, ये हम कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे कॉमन ऑब्जेक्टिव है ग्रो, ग्रो करना है। किस टर्म्स में, प्रॉफिट के, सेल्स के, मार्केट शेयर के, किसी भी टर्म्स में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो। ओके चलो, नाउ व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड द अदर वन इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इसके बारे में बात करेंगे अपन, ग्रोथ के बारे में। ये शब्द बहुत ही प्यारा है। ओके सो देवी और सज्जनों, क्या जीवन में ग्रोथ जरूरी है, क्यों जरूरी है। तरक्की करना है, तरक्की नहीं करते तो क्या होगा। इंफीरियरिटी को, हाँ जी, ह्यूमन नीड है ग्रो करना। कैन यू इलाबोरेट ह्यूमन नीड क्यों है। टू लीड ए बेटर लाइफ। ओके, मतलब ग्रो नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू लीड ए बेटर लाइफ। मैं थोड़ा सा परेशान कर सकता हूं आपको, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा। हाँ, घर वाले ताने मारेंगे इसलिए हमें ग्रो करना है, वाह। नहीं तो सर बस हमें अपॉर्चुनिटी दो, हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे, हमारे बेड की साइड में कोई चाय पकौड़े लाके देता है, 2-3 टाइम का खाना लाके देता है, सर उससे बढ़िया तो कोई जन्नत है नहीं सर। ओके चलो, सो देवी और सज्जनों, बता देते हैं ग्रोथ के बारे में, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। द नेचर इटसेल्फ वांट्स अस टू ग्रो। जो जो भी आप आपके आसपास में जो भी लिविंग थिंग्स देखते हो, नेचुरल लिविंग थिंग्स देखते हो आप, तो नेचर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप खुद इसका इल्म आपको हो जाएगा कि ग्रो करना अपनी प्रकृति है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमें बहुत बार लगता है हम ग्रो कर रहे हैं, नहीं, नेचर में मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा है, प्रकृति का एनवायरमेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसमें आप एक तो खुद ग्रो करो, नहीं तो अपने आप ग्रो होते रहोगे। ओके, एज फार एज फिजिकली वी आर कंसर्न्ड। ओके, मेंटल ग्रोथ के बारे में बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले नेचुरल या फिजिकल ग्रोथ के बारे में, जैसे ट्रीज हम देखते हैं, तो छोटा पौधा अगर आपने लगाया, प्लांट लगाया, तो कुछ समय तक आप उसको पानी देते हो और वो पानी देके वो थोड़ा ग्रो हो जाता है, और कुछ समय के बाद उसको पानी देने की जरूरत पड़ती नहीं है और वो अपने आप वो बड़ा पेड़ बन जाता है। ओके सो कैसे ग्रो होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो होता है ना। हम बचपन में इतने इतने से थे, जब पैदा हुए थे शायद इतने से ही थे, ठीक है। आज अपन कितने बड़े हो चुके हैं क्या। हाँ ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के इसमें एफर्ट से खिलाया पिलाया है, ठीक है, लेकिन अपने को बड़ा करने के लिए, हाथ पैर बड़े करने के लिए उन्होंने ऐसा स्ट्रेच किया है क्या। मम्मी ने पैर पकड़े, पापा ने हाथ पकड़े, रोज खींच खींच के अपने को बड़ा बनाया है क्या, नहीं, ठीक है। सो अपना बाय डिफॉल्ट नेचर है ग्रो करना, और सिर्फ अपना ही नहीं, हर एक लिविंग थिंग का नेचर है ग्रो करना। एंड
इस वजह से अगर कोई ग्रो नहीं करता तो उसको अबनॉर्मल माना जाता है या गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर माना जाता है। ठीक है, सो अगर समझो कोई बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ती ही नहीं है, वो उतना का उतना ही रहता है, ठीक है, या उसकी जो बहुत कैपेसिटी है ब्रेन की वो बढ़ती ही नहीं है, अभी भी वो छोटे बच्चों जैसे बातें करता है, छोटे बच्चों जैसे सवाल पूछता है, तो ऐसे अबनॉर्मल क्वालिटीज है। ठीक है, या स्पेशल चाइल्ड, इसको स्पेशल किड लोग समझना शुरू करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ग्रो होना, ये हमने इसको ऐसा ही अज्यूम किया कि ग्रो होना ही चाहिए, कोई भी लिविंग थिंग है ना वो ग्रो होनी चाहिए। तो अगर आप हर एक लिविंग थिंग से ग्रोथ की उम्मीद लगाए रखते हो, जैसे अभी देवी जी ने कहा सर ताने सुनने पड़ते हैं, क्यों ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि ये अपना बेसिक नेचर ही है कि हमें ग्रो होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पिछले साल अपन जो थे और आज अपन जो है, इसमें अगर परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने में दोष है। वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के बेसिक नियमों के खिलाफ अपन जा रहे हैं। तो देयर हैज टू बी ए चेंज एंड दैट चेंज शुड बी ए पॉजिटिव चेंज। अ पॉजिटिव चेंज मींस ग्रोथ। देखो, चेंज होना चाहिए, चेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कई सारे लोग चेंज होते हैं लेकिन उनमें निगेटिव चेंज आ जाता है। निगेटिव चेंज जो है, डिप्रेशन जिसको आप नाम देते हो या कोई भी दूसरा नाम दे देते हो, ठीक है, निगेटिव चेंज घातक है। चेंज होना चाहिए और पॉजिटिव चेंज ही होना चाहिए। निगेटिव चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, निगेटिव चेंज होता है पृथ्वी के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, सो दैट इज। तो बिजनेस में भी ग्रोथ जरूरी है। बिजनेस हैज टू ग्रो। बिजनेस नहीं ग्रो होगा तो बिजनेस नष्ट होगा। ठीक है, सो जैसे अपना है वैसे ही बिजनेस का है। ओके, तो ग्रोथ कैसे होगी? अब ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो दो टाइप से ग्रोथ होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इन दो शब्दों के बीच में का अंतर कोई बता सकता है? पहले तो इनका मतलब बता सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलो मीनिंग नहीं तो कम से कम ये बता सकते हो इसमें से कौन सा अच्छा होता है? ऑर्गेनिक अच्छा। ओके, मतलब इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं होता, ऐसा आप कह रहे हो क्या? हाँ, ओके। देखो, ऑर्गेनिक भी ग्रोथ है और इनऑर्गेनिक भी ग्रोथ है। ठीक है, बस हाँ, दोनों में ग्रोथ है, तो दोनों अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है? तो ऑर्गेनिक ग्रोथ आप ऐसा कह सकते हैं। ऑर्गेनिक, जैसे भाई साहब ने कहा कि नेचुरली होता है, ओके फाइन। जैसे हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, इंसान के अंदर कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ? हाइट बढ़ना ऑर्गेनिक ग्रोथ, वेरी गुड। बुद्धि बढ़ना कौन सी ग्रोथ है? बुद्धि बढ़ना ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक ग्रोथ है थोड़ा। ओके, बुद्धि कैसे बढ़ती है? मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ती है आपके? पढ़ने से। खुद से पढ़ते हो? हाँ, होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही उसी के ऊपर चर्चा है। अब देखो, जो अपने ब्रेन की ग्रोथ है ना, वो दो टाइप की है। एक मतलब समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाद में यहाँ पे आने वाला हूँ। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, एक इनऑर्गेनिक। जैसे फॉर एग्जांपल, कई सारी चीजें आप खुद से समझते हो। इनफैक्ट आपके ब्रेन का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए 80% आप जिम्मेदार हो, 20% बाकी लोग जिम्मेदार है। 80% जिम्मेदारी आपकी है, 20% जिम्मेदारी किसी और की। क्या ये बात सही है? हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हो, इससे आपको नॉलेज आता है। ठीक है, कई सारी चीजें आपको किसी ने पढ़ने के लिए नहीं बोला, आप खुद से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, आजकल तो पढ़ा किताबों से ज्यादा ज्ञान लोगों को वीडियोस देख के भी मिलता है, तो खुद से यहाँ वहाँ की वीडियोस देखते रहते हैं, उससे भी ज्ञान आ जाता है, अच्छी बात है। तो ये किस टाइप की, मतलब खुद से ज्ञान ग्रहण करना। कई सारी चीजें आप पढ़ते नहीं हो लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। जैसे बहुत सारी ह्यूमन ट्रेट्स आपके अंदर होंगे, ह्यूमन ट्रेट्स, क्वालिटीज। ठीक है, पेशेंस होगा, ठीक है, प्यार मोहब्बत या गुस्सा नफरत, जो भी क्वालिटीज है, ये ऐसा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैंने करना चाहिए, मैंने नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसे बात करनी चाहिए, मैंने तो किसी को ऐसी फाउल लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, निगेटिव बात किसी के खिलाफ मैंने नहीं करनी चाहिए, मैं हमेशा किसी के बारे में बोलूं तो मैं सिर्फ
अच्छा बोलने के लिए मैं मेरा मुंह खोलूं, ये सब आपने क्या, आपको किसी ने सिखाया या आप खुद ने देख देख के ये क्वालिटीज इम्बाइब की है? पेरेंट्स आपको समझाते हैं बेटा ऐसा मत बात कर, बेटी ऐसे मत बात कर, ऐसे बात करने का, ठीक है, ऐसा आपको कुछ एक सर्टन एज तक वो आपको बताते हैं, लेकिन एक एज के बाद वो भी बताना बंद कर देते हैं, ठीक है, उनको लगने लगता है यार, और आपको भी लगने लगता है यार ये इन्होंने नहीं बताना चाहिए, कैसे रहना है कैसे नहीं, मैं मेरा डिसाइड कर लूंगा, ऐसा आपके मन में, ठीक है। सो दोस्तों ये आपकी ग्रोथ हुई है ना, ये ऑर्गेनिक टाइप की हुई है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीएस प्रोफेशनल की कोचिंग लगाई होगी आपने, एग्जीक्यूटिव की कोचिंग लगाई होगी, ठीक है, इस कोचिंग से आपको जो ज्ञान ग्रहण हो रहा है ये ऑर्गेनिक टाइप का है या इनऑर्गेनिक है? यस, इनऑर्गेनिक मतलब खुद से किया है या किसी की मदद ली है? ओके आप अब जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा हेल्थ अच्छी रखने में विश्वास रखते हो, इसके लिए आप एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज करते हो, अच्छा डाइट लेते हो, इससे आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? नहीं, नॉर्मल डाइट लेते हो, नॉर्मल डाइट, ऑर्गेनिक। ओके, आप स्टेरॉइड्स लेते हो, प्रोटीन पाउडर लेते हो, यस, इसमें भी ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? मतलब बॉडी को जबरदस्ती आप या स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप तो एक्सरसाइज वगैरह करके जो स्ट्रेंथ दे रहे हो दैट इज वेरी गुड, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा स्टेरॉइड्स वगैरह लेके अगर आप स्ट्रेंथ दे रहे हो तो दैट इज गुड, और मतलब हो सकता है बॉडी के लिए इंजरस ना हो, ठीक है, पाउडर लेना या स्टेरॉइड्स लेना बॉडी के लिए इंजरीज ना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, नेचुरली ग्रो हो रहा है या बूस्ट की जा रही है? यस, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ, वेरी गुड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओके। सो अब इसके बीच का डिफरेंस भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, और एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बिजनेस की भी ग्रोथ करनी है, तो बिजनेस की ग्रोथ करनी मतलब क्या, बिजनेस की ग्रोथ करनी मतलब क्या, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना, बिजनेस का सेल्स बढ़ाना, है ना, या बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ाना, मतलब बिजनेस की ग्रोथ। हाँ जी, ओके, प्रॉफिट सेल्स वैल्यूएशन बढ़ाना, दिस इज बिजनेस का ग्रोथ। प्रॉफिट सेल्स या वॉल्यूम बढ़ाने, वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? ऑर्गेनिक ग्रोथ, बताओ बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप क्या करोगे? बिजनेस की ग्रोथ में, प्रॉफिट बढ़ाने में, सेल्स बढ़ाने में, वॉल्यूम बढ़ाने, बताओ बताओ बताओ। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ के एग्जांपल्स कुछ दे सकते हैं? कैसे बढ़ेगा सेल्स? वेरी गुड, एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अलग अलग प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, पतंजलि, रामदेव बाबा, किस टाइप का ग्रोथ कर रहे हैं वो? बाबा ने जड़ी बूटी बेच के अपना बिजनेस शुरू किया था, है ना, रादर योगा, योगा के बाद जड़ी बूटी, जड़ी बूटी के बाद बाबा ने शैम्पू और साबुन लगाना शुरू किया, बाबू ने शैम्पू साबुन लगाने के बाद आपको तेल भी लगा दिया, उसके बाद बाबा ने आपको बिस्किट खिलाना और आपके दांत साफ करना भी शुरू किया, ओके, विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज दिस? ऑर्गेनिक। नॉट ओनली दैट, ये तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद मार्केट शेयर, बाबा पहले जो थे नॉर्थ में प्रोडक्ट बेचते थे, नॉर्थ में मतलब यूपी में, उत्तराखंड में, इन रीजन्स में प्रोडक्ट बेचते थे, सर्विसेज बेचते थे, बाद में बाबा ने आइडिया किया, क्या किया,
ही वेंट इनटू फ्रेंचाइजी मॉडल, हर एक दुकानदार को डीलरशिप दे दी और थ्रू आउट इंडिया अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। बाद में बाबा ने फ्रेंचाइजी मॉडल से आगे बढ़ के क्या किया, इंडिया के बाहर अपने स्टोर, रादर इंडिया में भी अपने स्टोर लॉन्च किए और इंडिया के बाहर भी स्टोर लॉन्च किए। उसके बाद आगे बाबा ने क्या किया, बाबा ऑनलाइन मार्केट में आ गए। क्या वो ऑनलाइन अभी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं? यस। सो इंक्रीजिंग मार्केट, दिस इज व्हाट इज ग्रोथ एंड दिस इज ऑर्गेनिक। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक ग्रोथ का एग्जांपल दो, पतंजलि का इनऑर्गेनिक ग्रोथ का एग्जांपल। पतंजलि का एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं, मतलब रामदेव बाबा का। वेरी गुड। अब बाबा जो थे वो तेल के बिजनेस में नहीं थे। तेल मतलब एडिबल ऑयल, खाने का तेल। ओके, पेट्रोल डीजल वाला तेल नहीं, ठीक है, अपना, हाँ, खाने वाला। तो इस एडिबल ऑयल के बिजनेस में नहीं थे बाबा। तो बाबा को एडिबल ऑयल के बिजनेस में आना था। तो बाबा ने क्या किया भाई, उसके लिए बहुत फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, सेटअप होता है पूरा। ओके, तो एक कंपनी को ही खरीद लिया, रुचि सोया, इसको खरीद लिया। तो क्या इससे एक्सपेंशन हुआ? हुआ, ठीक है। जो बिजनेस में नहीं थे वो बिजनेस में आप चले गए। तो किसी को किसी का बिजनेस खरीद लेना, अक्वायर करना, ठीक है, मर्ज होना उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली उसका सेल सब आपका सेल बन जाएगा, उसका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट बन जाएगा, उसका वैल्यूएशन आपके वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। ये भी ग्रो हो गया। तो किस टाइप का ग्रोथ है ये? इनऑर्गेनिक, खुद से इंटरनली नहीं किया, एक्सटर्नली हुआ है, तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑलवेज इंटरनल, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सटर्नल है, स्टेरॉइड्स जैसा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट, ठीक है, खुद ही से नया प्रोडक्ट बनाना। अब पहले सिर्फ आप क्या बोलते हैं, ये जड़ी बूटी बना के बेचते थे, अब तो आप शैम्पू साबुन बना के बेचने शुरू किए। शैम्पू और साबुन बनाने के लिए खुद से प्लांट शुरू किया। कैसे? जो एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट आ रहा था वही दूसरे प्रोडक्ट में लगा दिया, री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स। ओके, whereas इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होता है? मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर से। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, whereas inorganic growth is known as corporate restructuring. Oh my god. कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या पहले मैंने आपको रीस्ट्रक्चरिंग समझाया था? इसके पहले वाली स्लाइड रीस्ट्रक्चरिंग ही थी ना? तो रीस्ट्रक्चरिंग में दो टाइप्स है रीस्ट्रक्चरिंग के, ऐसे समझ लो, एक बिजनेस और एक कॉर्पोरेट। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ओके, तो अब ये समझ लो देवी और सज्जनों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मींस डूइंग एनी एक्ट। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब मैंने बताया था इसी लेक्चर में कुछ समय पहले कि कोई भी ऐसा निर्णय लेना जिसके वजह से कंपनी की ग्रोथ हो, ठीक है, कोई भी ऐसा निर्णय लेना जिससे कंपनी की ग्रोथ हो, वो उसका मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। लेकिन वो रिस्ट्रक्चरिंग के दो टाइप्स है, ग्रोथ करने के दो टाइप्स है, एक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा भी ग्रोथ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा भी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा ग्रोथ करना मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा ग्रोथ करना मतलब इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। आपको इस सब्जेक्ट में कौन सा वाला रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है, बिजनेस वाला या कॉर्पोरेट वाला? यस। क्यों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं पढ़ना है? इंटरनल ग्रोथ अगर आप करते हो तो आपने स्टार्टिंग में ही बताया, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हो तो आपने बताया ये बहुत अच्छा है, मैंने नहीं बताया था, ये आप ही ने बताया था, सही है। खुद से कुछ करना अच्छी बात, गंदी बात?
खुद से पढ़ाई कर रहे हो, खुद से सब कुछ कर रहे हो, अपने काम भी खुद से कर रहे हो, खुद ही ने खाना बनाने में रुचि लिया। अभी तक पेरेंट्स खाना बना रहे थे, कभी आपने किचन में ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन आपको लगा नहीं यार मेरे स्किल सेट में एक स्किल सेट में बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, खाना बनाना सीख जाओ, कम से कम चाय बनाना तो सीख जाओ। क्या माँ बाप दुखी होंगे अगर आप उनको चाय बना के पिलाओगे, या खुश हो जाएंगे? पहले मम्मी पापा गैलरी में जाएंगे और पूछेंगे कि गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या इसको, ये आज किचन में क्यों गया है और चाय भी बना रहा है, हाँ? तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों खुश हो जाएंगे वो। ओके, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी चीज है, तो उसमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, किसी लॉ, कोई लॉ की तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाला। समझो, अनटिल एंड अनलेस आप कोई रेगुलेटेड या रिस्ट्रिक्टेड या लाइसेंस प्रोडक्ट नहीं बनाते, तब तक आपको किसी लॉ की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, ठीक है? कोई प्रतिबंध नहीं होता, बस शेयर होल्डर्स को इंटीमेट कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे, अब से हम ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है? पहले हम ये मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब उस मार्केट में भी प्रोडक्ट, तो शेयर होल्डर थोड़ी ना मना करेंगे भाई अच्छी चीज कर रहे हो करो, इसके ऊपर हम क्यों कोई प्रतिबंध लगाए, ठीक है? सो वो तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इसलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ को कहीं कोई भी लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो और इसलिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ को थोड़ा रेगुलेट करने की सरकार ने कोशिश की है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्षति पहुंच सकती है, एक बिजनेस ग्रो होगा तो हो सकता है दूसरा बंद भी हो जाए, और इसके वजह से पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने की वजह से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द रीजन। ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ फास्ट होगा या स्लो होगा? इंटरनल ग्रोथ इज ऑलवेज स्लो। जैसे अपनी हाइट जितनी भी अभी 5 फीट जितने भी इंच है या 6 फीट जितने भी अपन इंच बढ़े हैं, वो हाइट अपनी 1 साल 2 साल में बढ़ी है या कई सालों के बाद ये हाइट अपने को मिली है? स्लो ग्रोथ। ओके ओके, सो ऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा स्लो होती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ फास्टर हो सकती है। ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ लेस रिस्क है, इसमें कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं, रिस्क ही नहीं है बिजनेस में, ऐसा नहीं होगा, होता है, ठीक है, बस प्रोपोर्शन कम ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक रिस्क में कंपैरेटिवली लेस रिस्क है। क्यों? एग्जैक्टली हम किसी से फंड्स बोरो करके ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कर रहे, बल्कि हम हमारे इंटरनल प्रॉफिट्स जो अपन ने कमाए हैं वही प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर अपन डिपेंडेंट नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन पापा से पैसा लेके लगाना और खुद पहली सैलरी कमा के उसमें से कुछ बचा के लगाना, क्या इसमें अंतर होगा? बिल्कुल। सो इसलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ में रिस्क है, रिस्क नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन कम है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में हाई रिस्क है। ओके, चलो, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट चेंज नहीं होता ऑर्गेनिक ग्रोथ में, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ओनरशिप मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। कंपनियां मर्ज होती है, अमालगमेंट होती है, डीमर्ज होती है, डिलिस्ट होती है, तो ऐसे केस में चेंज इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हो सकता है। ओके, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कोई रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स जरूरी है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, ठीक है? एयरटेल का जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक है। ओके, एयरटेल के बारे में आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा बता दे। मतलब एयरटेल जो थे वो पहले सिर्फ इसमें थे, टेलीकॉम बिजनेस में थे, बाद में वो फाइबर वाली बिजनेस में भी आ गए, फाइबर। ओके, तो ये ग्रोथ कौन सा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके अलावा एयरटेल ने अपना पेमेंट का ऐप भी लॉन्च किया, एयरटेल कुछ तो इनका वॉलेट है क्या? है ना वॉलेट इनका? इनका एयरटेल का पेमेंट का ऐप है, इनका सेपरेट से पेमेंट ऐप है, वॉलेट है। उसके अलावा फाइबर में आ गए, मतलब टेलीकॉम बिजनेस के अलावा बाकी बिजनेसेस भी किए ऑर्गेनिक ग्रोथ। वरस वोडाफोन आइडिया ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, वोडा को और आइडिया को एक साथ लाया। कौन सा ग्रोथ किया इन लोगों ने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? हाँ, हो गया। सो डन। ओके, सो आई बिलीव ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक का डिस्कशन।
सो देवी और सज्जनों, ठीक है, आज अपना बेसिक लेक्चर हो चुका है, रादर बेसिक लेक्चर पहला लेक्चर खत्म हो चुका है, बेसिक क्या, ठीक है, ये सब्जेक्ट टॉपिक ही शुरू कर दिया अपन ने फर्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे कल के सत्र में और आगे का डिस्कशन अपना जारी रहेगा। शेड्यूल भी हम ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सीआर? ओके, ठीक है। सो शायद आपको मजा आए सीआर पढ़ने में। वैसे सीएमएडीडी भी सेकेंड ग्रुप की बुक्स जो है वो इस मंथ में डिस्पैच करने की कोशिश पूरी की जाएगी, मतलब दिसंबर के महीने में डिस्पैच हो ही जाएगी आपकी। सॉफ्ट कॉपीज आ जाएगी इसकी पहले, और उसके बाद बुक्स हार्ड कॉपी भी आपको डिलीवर करा देंगे। ओके, और कुछ? ओके, जो बच्चे लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको बोल देना अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, बैकलॉग रह जाएगा, और फिर रिकॉर्डेड देखना ना बहुत जान पे आता है। मतलब अभी कैसे डिस्कशन में अपना टाइम भी रहता है अपने पास, अपना दिमाग भी चलता है और सबके साथ अपना हो जाता है। अकेले अकेले वो रिकॉर्डेड देखना या 2x में देखना फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, बाय बाय।